नमस्ते। आप सबको नेशनल हैंडलूम डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 7 अगस्त को नेशनल हैंडलूम डे हम प्रतिवर्ष मनाते हैं और इसके विषय में बात करते हैं। हैंडलूम एक बहुत ही गौरवशाली चीज़ है, भारत की ऐतिहासिक चीज़ है और बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट इसमें बनते हैं। इसके क्या क्या चैलेंजेस हैं, इसकी क्या खूबसूरती है और इसकी क्या विशेषताएं हैं और हम इसमें किस तरह से काम करते हैं और आप हमारे साथ इसमें किस तरह से जुड़ सकते हैं। आइए हम इन सब के बारे में आज बात करते हैं और मिलते हैं। तो जैसे कि आप सब जानते हैं कि हैंडलूम एक हाथ से बुनाई किया हुआ कपड़ा होता है जो हथकरघे पे हैंडलूम पे बनता है। हैंडलूम एक करघा होता है जो हाथ से चलता है, लूम होती है। तो इस तरह से एक सामान्य जानकारी हम सबको है, लेकिन वास्तव में हैंडलूम है क्या और इसका महत्व क्या है। हम क्यों हैंडलूम की बात करते हैं, हैंडलूम से क्या होता है और इस कपड़े में ऐसा क्या है जिसको हम बार बार इसके लिए नेशनल डे रखें या इसको प्रमोट करें या इसके बारे में बात करें। तो सबसे पहले तो बात यह है कि हैंडलूम एक प्रोडक्ट तो है ही, साथ में सबसे पहले ये एक आइडिया है। तो सबसे पहले मैं इसके एक आइडिया के बारे में बात करूंगा, फिर अपन देखेंगे कि क्या क्या प्रोडक्ट इसके अंदर बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी क्या विशेषताएं होती है। तो आइडिया के रूप में हैंडलूम ये एक ऐतिहासिक हिस्टोरिकल चीज है, ये इतिहास के गौरव की बात है, ये धरोहर है। कैसे लोगों ने कोई क्रिएटिविटी शुरू की थी और किस तरह से ये आगे बढ़ा था। इसका बहुत पुराना इतिहास है। जब कपड़ा बुनना शुरू किया था मनुष्य ने, तो कैसे उन्होंने कुछ अरेंजमेंट करके अपनी लूम बनाई, उसके ऊपर धागे सेट किए और फिर बुनाई शुरू की। और उसके बाद धागे हमारे मिल में बने हुए अच्छे धागे मिलने लगे, तो हैंडलूम में इम्प्रूवमेंट हो गया, अच्छे धागे से अच्छा कपड़ा बनने लगा। और इस कपड़े की अपनी एक विशेषताएं होती है, इसके आर्टिजन्स होते हैं, इसकी कम्युनिटीज होती है, उनके पीछे स्टोरी होती है। वो लोग किस कंडीशंस में कैसे कहाँ पर काम करते हैं। एक तो ये चीज कि ये गौरव की चीज है, ऐतिहासिक चीज है। दूसरा, जो आर्टिजन हमारे इसको बनाते हैं वो अपने घर पर बनाते हैं, तो ये एक इकोनॉमिकल प्रिंसिपल की तरह काम करता है कि ये डिसेंट्रलाइज्ड प्रोडक्शन मैकेनिज्म है। इसमें कोई बहुत कॉम्प्लिकेटेड मशीन या बड़ी इंडस्ट्री या बड़ा इन्वेस्टमेंट नहीं होता है। एक बहुत छोटे स्तर पे कोई भी अपना कुछ उत्पाद बना सकता है, ये बहुत बड़ी बात होती है। इससे बहुत सारे लोगों को ये अपॉर्चुनिटी मिलती है कि वो भी कुछ कर सकते हैं, अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। वो दूसरे पे डिपेंड नहीं रहते, इंडस्ट्री पे डिपेंड नहीं रहते। तो हैंडलूम की ये बहुत खूबसूरत बात है, एक आइडिया के रूप में प्रोडक्ट से अलग। इस तरह हैंडलूम में जब आप जाते हैं तो ये एक कल्चरल चीज है, ये एक संस्कृति का हिस्सा है। ये वास्तव में तो लोक संस्कृति है। जैसे लोक संस्कृति जो फोक होता है, जो एकदम रॉ होता है, जो मॉडर्नाइजेशन नहीं होता, जो आदिवासियों जैसा होता है, जो मॉडर्न या मेन स्ट्रीम डेवलपमेंट से बहुत दूर होता है। हमारे भारत में विशेषकर, फॉरेन में या इंटरनेशनल कंट्रीज में, बाहर कंट्रीज में हो सकता है हैंडलूम एक मॉडर्न चीज हो, जो लोग मॉडर्न टूल से, अच्छे शिक्षित लोग, एजुकेशनल लोग, बड़े साइंटिफिक लोग अपने घर पर एक हॉबी के रूप में प्रोडक्शन करते हो, वो भी हैंडलूम है। लेकिन भारत में ये एक हॉबी के रूप में नहीं है, ये एक प्रोफेशन है और फोक प्रोफेशन है, जिसमें आर्टिजन्स ने सालों इसमें काम किया है और बहुत बेहतरीन प्रोडक्ट बनाए हैं।
तो इसका नष्ट होना बहुत दुखद विषय है और बहुत विचारणीय विषय है कि हैंडलूम क्यों खत्म होता है और ये ऐसी स्थिति में क्यों आ गया है कि आज हमें इसको इसकी बचाने की बातें करनी पड़ती है। बहुत सारे ब्रांड हैंडलूम को प्रमोट करते हैं, आर्टिजन्स की बात करते हैं। ये सब इसलिए है कि हैंडलूम अपने आप में एक बहुत अलग चीज है, बहुत महत्वपूर्ण चीज है, एक आइडिया के रूप में। मैं अब आपको इसके प्रोडक्ट के बारे में बताता हूँ कि हैंडलूम में हमारा सबसे पहले बनता है कपड़ा। कपड़े में कॉटन हो सकता है, वूल, सिल्क या कोई सिंथेटिक मटेरियल जिसमें पॉली वूल भी होता है या कोई और भी यार्न हो जिसको हम बुनाई कर सकें, तो वो अपने आप में एक हैंडलूम कपड़ा होता है। लोग सोचते हैं कि हैंडलूम सिर्फ कॉटन ही होता है, ऐसा नहीं है। हमारे बीकानेर में जहाँ से मैं हूँ, विशेष तौर से वुलन हैंडलूम बनता है, जहाँ पे वूल की फैब्रिक, वुलन शॉल्स, वुलन स्टॉल्स, वुलन स्कार्फ्स, मफलर्स, ब्लैंकेट्स, थ्रोज, ये सब बनते हैं। तो वुलन भी हैंडलूम है और वो सीजनल काम है और उसके भी यार्न आते हैं वूल के और उससे कपड़ा और ये सब चीजें बनते हैं और कपड़े से फिर आगे जैकेट्स एंड कोट्स बनते हैं। तो ये भी एक हैंडलूम का प्रोडक्ट है। और कॉटन तो अपने आप में है ही, जिसको सब जानते हैं, जिसके शर्ट बनते हैं। और कॉटन में ना केवल कॉस्ट्यूम्स बल्कि हमारी होम फर्निशिंग्स, जिसमें कुशन कवर्स हैं, बेडशीट्स हैं, पर्दे हैं और हमारे जो फ्लोर कवरिंग्स हैं, मैट्स, रग्स, दरीज, ये सब भी हैंडलूम में आते हैं। तो हैंडलूम बहुत बड़ा सेक्टर है। फैशन के अंदर ये कॉटन और वुलन में काम करता है और होम फर्निशिंग में इसकी बहुत बड़ी रेंज आती है, जिसकी कोई अंत ही नहीं है कि आप वॉल डेकोर कर सकते हैं, इंटीरियर डेकोरेशन कर सकते हैं। तो इंटीरियर डेकोरेटर्स, डिजाइनर्स, आर्किटेक्ट्स और सामाजिक जो सोशल वर्कर्स जो आर्टिजन्स को प्रमोट करते हैं, ये सब साथ में आकर के हैंडलूम में एक बहुत बड़ा सेक्टर काम का होता है। तो ये प्रोडक्ट के रूप में इसकी रेंज बहुत बड़ी है। आजकल तो एसेसरीज भी इसमें बनने लगी हैं, ज्वेलरी भी बनने लगी हैं। तो ये सब हैंडलूम के अंदर आते हैं। अब मैं सबसे आगे की बात ये करना चाहता हूँ कि जो हैंडलूम हमारा है उसके प्रति लोगों का आज का नजरिया क्या है। हैंडलूम की तरफ जब कोई भी व्यक्ति बात करता है या हैंडलूम की जब बात आती है, तो लोग उसको एक बहुत ही पिछड़ा हुआ और ऐसे प्रोडक्ट के रूप में देखते हैं जो अनडेवलप्ड है, जहाँ पे कोई फैसिलिटीज नहीं है और बहुत मुश्किल हालात में गरीब लोग, गरीब आर्टिजन्स अपने गुजारे के लिए कुछ बनाते हैं जो कि बहुत हाई एंड मार्केट के लिए प्रोडक्ट नहीं होते, बहुत अच्छे फिनिश में नहीं होते, उसमें इतनी वैरायटीज, कलर्स उपलब्ध नहीं होते, उसकी क्वालिटी इंटरनेशनल ब्रांड से compete नहीं कर सकती। ऐसी लोगों की एक सोच रहती है कि ये तो बहुत ही पुराने जमाने का आइटम है, अब तो बहुत कुछ मार्केट में मिलता है, फिर इसको कौन लेगा। लेकिन ये बात वो लोग करते हैं जो हैंडलूम से बहुत ज्यादा जुड़े हुए नहीं, जो दूसरे क्षेत्रों में काम करते और क्राफ्ट्स के बारे में ज्ञान नहीं रखते। लेकिन हैंडलूम आज एक्सपोर्ट के अंदर और इंटरनेशनल मार्केट के अंदर बहुत डिमांडिंग चीज है और इसकी जो वैरायटीज जो हैं, इसका जो टेक्सचर है, इसके जो इम्परफेक्शंस हैं और इसकी जो खूबसूरती है, वो बड़े बड़े ब्रांड्स को भी नहीं बना सकते जो हैंडलूम में बनती है। तो अपने आप में हैंडलूम एक प्रोडक्ट के रूप में भी कोई बहुत छोटी चीज नहीं है जो बड़े बड़े ब्रांड्स को भी compete कर सकती है। तो हैंडलूम का जो पहले आज का जो नजरिया है वो इम्प्रूव करने की जरूरत है, इसमें काम करने की जरूरत है, इसकी मार्केटिंग की जरूरत है। अब मैं आपको
थोड़ा सा ये बताता हूँ कि इसका मजबूत पक्ष तो वैसे मैं बता चुका हूँ कि इसमें परफेक्शन होता है, इसमें फील होता है, इसके पीछे स्टोरीज होती है, और ये आर्टिजनल प्रोडक्ट होता है, और ये लग्जरी इसमें लुक होता है, इसमें यूनिकनेस होती है, इंडिविजुअली क्रिएटेड होते हैं, और सबसे बड़ी बात, ये स्मॉल प्रोडक्शन संभव है इसमें। आपको कोई 10 मीटर कपड़ा बनाना है किसी डिजाइन का, आप कैसे बनाएंगे? इंडस्ट्री में नहीं बनता है। तो हैंडलूम के अंदर आप 10 मीटर भी कपड़ा बना सकते हैं किसी डिजाइन के अंदर। ये बहुत बड़ी ताकत है कि आप सैंपल बना सकते हैं, स्मॉल क्वांटिटी बना सकते हैं। और दूसरा चीज, अगर लोग ये सोचते हैं कि हैंडलूम के अंदर बहुत बड़ा प्रोडक्शन नहीं हो सकता, तो ये भी एक गलत धारणा है। हैंडलूम के अंदर इतना प्रोडक्शन हो सकता है कि आप खपा नहीं सकते, इतना प्रोडक्शन हैंडलूम में संभव है। अब मैं इसकी चुनौतियों की बात करता हूं, तो चुनौतियों की तो बहुत सारी है। सबसे पहली तो इसमें सरकारी पेचीदगियां बहुत हैं। सरकारी योजनाओं का लाभ लेना और उनसे बेनिफिट करना अपने आप में एक चैलेंज हो जाता है। तो हैंडलूम तो हम भूल जाते हैं और उस चैलेंज में उलझ जाते हैं। तो सरकारी प्रक्रियाएं बहुत मुश्किल हैं। फिर आर्टिजन हमारे घट चुके हैं, आर्टिजन है ही नहीं, ढूंढने से ही नहीं मिलते। हमारे यहाँ राजस्थान में, बीकानेर में तो ये स्थिति है कि एक गांव में किसी जमाने में जहां 100 लूम थी, आज 100 गांव में एक लूम नहीं मिलती, एक आर्टिजन नहीं मिलता। फिर कहते हैं कि हम आर्टिजन प्रमोट कर रहे हैं, हम एम्प्लॉयमेंट दे रहे हैं, किसको देंगे? है ही नहीं कोई बनाने वाला। तो बहुत बड़ी चुनौती है, आर्टिजन नहीं है। फिर ब्रांड्स का एक्सप्लॉइटेशन। ब्रांड्स मार्केटिंग अच्छी करते हैं, ब्रांड्स आगे रहते हैं, कस्टमर्स उनकी पकड़ में है, लेकिन वो वास्तविक हैंडलूम बना सके ऐसा जरूरी नहीं है। ये वास्तविक हैंडलूम बनाना अपने आप में अलग चैलेंज है। इसलिए ब्रांड से जो वास्तविक लोग हैं वो जूझते हैं, वो अपने आप में एक्सप्लॉइट करते हैं। फिर व्यापारियों से या दूसरे जो हमारे ब्रांड्स हैं जिनका हैंडलूम से कोई लेना देना नहीं है, उनसे तो हमारा कंपटीशन वैसे नहीं है, लेकिन मार्केटिंग तौर पे रहता है कि हम युवाओं को कैसे बताएं कि हैंडलूम अपने आप में एक अलग प्रोडक्ट है। फिर ये एक राजनीतिक विचारधारा है हैंडलूम को प्रमोट करना। कुछ राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार नहीं होता। कुछ राजनीतिक विचारधाराएं केवल इंडस्ट्रियलाइजेशन और बड़े प्रोडक्शन में विश्वास करती है, हालांकि वो खुले तौर पर कह नहीं पाती है। तो ये भी एक चैलेंज है। कैपिटलिज्म अपना आप में चैलेंज है, महंगाई का चैलेंज है, बदलते लाइफस्टाइल का चैलेंज है, युवाओं में अरुचि और इग्नोरेंस का चैलेंज है। ये सब चैलेंजेस और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमें इस क्षेत्र में फेस करने पड़ते हैं। अब जो मेरी योजना है वो मैं 25 सालों से जो भी थोड़ा कुछ इस क्षेत्र में कर पाया हूँ, उसमें मैंने यहाँ पर एक नया जगह केमल ढाणी बनाया है। केमल ढाणी नाम दा चरखा से अलग है। दा चरखा मेरा ब्रांड नेम है, पर केमल ढाणी मैंने स्टूडियो का नाम इसलिए रखा है क्योंकि मैं जिस क्षेत्र में काम करता हूँ, बीकानेर में, थार डेजर्ट में, राजस्थान में, एकदम बॉर्डर एरिया में, पश्चिमी राजस्थान में, यहाँ पर जिस क्राफ्ट को मैं प्रमोट करता हूँ वो फोक क्राफ्ट है, यानी कि लोक संस्कृति का हिस्सा है। और यहाँ रेगिस्तान में लोक संस्कृति का सबसे बड़ा वाहक कोई है तो वो कैमल है। और क्राफ्ट की तरह, हैंडलूम की तरह कैमल भी बहुत खतरे में है। तो कैमल का और हैंडलूम का और क्राफ्ट का एक बहुत बड़ा कंपैरिजन सेम है। हैंडलूम और क्राफ्ट को भी मशीन से चैलेंज मिलता है, कंपटीशन मिलता है और थ्रेट मिल रहा है, सर्वाइवल की दिक्कत है। और ऊंट भी यहाँ के पिकअप्स और मैकेनाइजेशन से बिल्कुल फ्री हो गया है। ऊंट के लिए कोई ज्यादा काम है नहीं, लेकिन ऊंट को प्रमोट करना, ऊंट के साथ काम करना, ऊंट का उपयोग करना बहुत महंगा साबित होता है और ऊंट भी लोग रख नहीं पाते और चारागाह भी खत्म हो गए। इस तरह से ऊंट
और हैंडीक्राफ्ट, हैंडलूम, ये सब लोक संस्कृति की चीजें हैं। और जिस तरह लोक संस्कृति खत्म होती है, ये भी खत्म हो रही है। तो कैमल ढाणी मेरा नाम यहाँ की कैमल की वाइब को देने के लिए और कैमल को प्रमोट करने के लिए भी है। और हैंडलूम और हैंडीक्राफ्ट और क्राफ्ट्स, ये तो मेरा द चरखा के अंदर होता ही है। तो इस कैमल ढाणी स्टूडियो के अंदर यहाँ हमने एक एम्पोरियम डाला है, जहाँ पे सारे प्रोडक्शन, यहाँ के बेस्ट प्रोडक्ट, यहाँ के बेस्ट हेरिटेज टेक्सटाइल क्राफ्ट्स, लेदर क्राफ्ट्स, वुड क्राफ्ट्स, सारे क्राफ्ट्स यहाँ पर अवेलेबल हैं। और यहाँ पर हमने वर्कशॉप डाली है। और सबसे बड़ा जो काम मैं यहाँ करना चाहता हूँ वो है लोगों को इस क्राफ्ट्स के थ्रू, इस स्टूडियो के थ्रू टूरिज्म से जोड़ना। आप लोग यहाँ पर कैमल ढाणी को सर्च करिए, उसके थ्रू कनेक्ट में आइए, मुझसे कनेक्ट कीजिए, और हम आपको यहाँ पे एक्सपीरियंसेस देते हैं, फोक एक्सपीरियंसेस, जिसमें क्राफ्ट वर्कशॉप्स और यहाँ के इको टूर्स, यहाँ के लोक संस्कृति में किस तरह से हम पर्यावरण को बचाते हैं। मैं बिश्नोई हूँ, बिश्नोई पर्यावरण के लिए जाने जाते हैं। इको टूर्स करते हैं, कैमल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करते हैं, और नेचुरल जो यहाँ का ट्रेडिशनल फूड है, क्यूसाइंस, वो सब है। आफ्टर ऑल इट्स एन फन एंड एडवेंचरस एंड कल्चरल एक्सपीरियंस टू शेयर विद, and a deepest knowledge of culture, and making a beautiful life with modern facilities and having the folk knowledge and culture. So I invite all of you to connect with me. Thank you very much.